हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट लॉ, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। बाकी है, तुम अगर कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो ऑल ओवर इंडिया में, तो तुम्हारा जरूर सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट होगा कॉर्पोरेट लॉ, आल्सो कॉल्ड एज कंपनी लॉ। ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो चाहे तुम कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, तुम आराम से इस प्लेलिस्ट से पढ़ाई कर सकते हो। हम पिछले वीडियोस के अंदर अपना यूनिट नंबर 3 शुरू किए थे, जहाँ पे शेयर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है शेयर से ही रिलेटेड है, जहाँ पढ़ेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है। अलॉटमेंट के बाद हम सीखेंगे व्हाट इज फोर फीचर ऑफ शेयर्स, और फिर हम सीखेंगे व्हाट इज कॉल्स ऑन शेयर्स। तो ये तीनों टॉपिक आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वीडियो सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर भी, ठीक है। प्लस एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, अगर तुम चाहोगे तो ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जहाँ पे तुमको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा रिलेटेड टू एग्जाम्स। कुछ नहीं करना है, उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, कॉलेज का नाम भेजना है, हम तुमको उस कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का वीडियो है, पहला टॉपिक है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सबसे पहली बात, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है? अलॉटमेंट का मतलब होता है कंपनी जब शेयर्स देता है पब्लिक को, दैट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है? कंपनी सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है, कंपनी शेयर्स सेल करना चाहता है बोल के। अब जिसको भी शेयर्स खरीदना है वो अप्लाई करता है कंपनी के पास, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, जहां पे पब्लिक अप्लाई करता है कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए, एप्लीकेशन डालता है, साथ में जो भी एप्लीकेशन का पैसा है वो भी डिपॉजिट करता है। अब कंपनी के पास सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं। अब कंपनी एप्लीकेशंस को वेरीफाई करता है और कंपनी अपने मर्जी से शेयर्स अलॉट करता है टू द एप्लीकेंट्स। तो ये जो शेयर अलॉट करता है कंपनी अपने एप्लीकेंट्स को, इसको बोला जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। देखना, allotment of share refers to the process by which a company issues and allocates its authorized share of stock to individuals or entities known as shareholders or stockholders। तो अलॉटमेंट क्या है? अलॉटमेंट एक प्रोसेस है जिससे कंपनी शेयर इशू करता है इंडिविजुअल्स को, और वो इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स, या आल्सो कॉल्ड एज स्टॉक होल्डर्स, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज अ फॉर्मल प्रोसेस। ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जिससे कंपनी शेयर्स देता है पब्लिक को, थ्रू विच अ कंपनी असाइंस and distributes authorized share of stock to investors who have subscribed or applied for the shares। जैसे कि मैं बताया कि पब्लिक पहले अप्लाई करता है शेयर्स खरीदने के लिए। अब जौन सा पब्लिक जितना शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया होगा, कंपनी उसको उतना शेयर्स एलोकेट करेगा। क्लियर है? तो सबसे पहला कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालता है, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट को देखकर अप्लाई करता है शेयर्स खरीदने के लिए। अब कंपनी एप्लीकेशन देखता है और अलॉटमेंट करता है शेयर्स का। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अलॉटिंग शेयर इज अ प्राइमरी मेथड फॉर कंपनीज टू रेज कैपिटल फॉर वेरियस पर्पस। तो सबसे फेमस तरीका है, सबसे पहला तरीका है कंपनी का पैसा लाने का मार्केट से। कैसे? बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। और पैसा चाहिए हमको एक्सपेंशंस के लिए, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डेट को क्लियर करने के लिए, या कोई दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए। पैसा का जरूरत तो हर चीज में होगा, और कंपनी का सबसे मेन सोर्स है पैसा लाने का, वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, investors can apply for shares during the subscription period, indicating the number of shares they wish to purchase। तो जैसे कि मैं बताया कि वो लोग अप्लाई करते हैं कि कितना शेयर्स वो खरीदना
चाहते हैं और उसके हिसाब से पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब कंपनी उनके एप्लीकेशंस को देखता है और कंपनी अपने हिसाब से शेयर्स अलॉट करता है। क्लियर? क्या प्रोसेस होगा अगर कंपनी शेयर्स अलॉट करना चाहता है तो? सबसे पहले किससे परमिशन लगेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है अभी नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ अलॉटिंग शेयर्स। सबसे पहला होगा ऑथराइजेशन एंड रेजोल्यूशन। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज करेगा एक फॉर्मल मीटिंग करके कि वो कितना शेयर्स इशू करना चाहते हैं, कितना रुपए में इशू करना चाहते हैं, कब इशू करना चाहते हैं, क्यों इशू करना चाहते हैं, ये सब कुछ वो लोग डिसाइड करेंगे फर्स्ट इन अ मीटिंग। द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज द इशुएंस ऑफ न्यू शेयर। दिस इज ऑफ्टन डन थ्रू अ फॉर्मल रेजोल्यूशन। एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पास होता है मीटिंग करके, जहां पर रेजोल्यूशन में लिखा हुआ होता है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कौन सा टाइप का शेयर होगा, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। कॉमन मतलब इक्विटी, प्रेफर्ड मतलब प्रेफरेंस, कितने रुपए में इशू होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है कंपनी के रेजोल्यूशन में। तो कंपनी जब भी शेयर्स इशू करना चाहता है, सबसे पहला स्टेप है कंपनी रेजोल्यूशन पास करेगा अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में, जहां पे डिसाइड हो जाता है कितना शेयर, कितना रुपए में, कौन से टाइप ऑफ शेयर इशू होगा। Once the resolution has been passed, रेजोल्यूशन पास होने के बाद मीटिंग में, उसके बाद क्या होगा, कंपनी शेयर्स इशू करेगा पब्लिक को। अब कंपनी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाता है जो यूनिट नंबर 2 में मैं पढ़ाया भी था। डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी सारा डिटेल्स देता है अबाउट द कंपनी। हमारे बारे में सारा डिटेल्स लिखा हुआ होगा प्रोस्पेक्टस के अंदर। If the shares are being offered to the public through initial public offer, या तो पहली बार इशू हो रहा है उसको आईपीओ बोलते हैं, और पहले इशू हो चुका है उसको सेकेंडरी ऑफरिंग बोलते हैं। The company prepares an offer document, that is prospectus or offering circular, that contains detailed information about the company. कंपनी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, ये डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक वो इंफॉर्मेशन को पढ़े और पब्लिक कंपनी के बारे में जाने और कंपनी पब्लिक इंटरेस्टेड हो कंपनी में पैसा लगाने में। क्लियर? नेक्स्ट, रेगुलेटरी अप्रूवल्स। उसके बाद हमको सेबी से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, वो तुम्हारा रेगुलेटरी अप्रूवल है। The offer document goes to the regulatory authority. इंडिया में कौन सा रेगुलेटरी अथॉरिटी? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वहां से हमको परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद मार्केटिंग करेंगे कि हम लोग नया शेयर्स इशू कर रहे हैं, थोड़ा प्रचार करना जरूरी है, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है, तभी तो पब्लिक शेयर्स खरीदेगा, तो थोड़ा मार्केटिंग करना जरूरी है। इफ द शेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड पब्लिकली, the company may use marketing efforts to attract potential investors. This can involve road shows, presentations and meetings with the institutional investors. तो कुछ भी कर सकता है कंपनी। ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को हमारे बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि हम नया शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब कंपनी सब्सक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन करेगा। जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो लोग अप्लाई करेंगे शेयर्स खरीदने के लिए, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स सबमिट एप्लीकेशन। जो इंटरेस्टेड होगा शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करेगा टू सब्सक्राइब फॉर द न्यू शेयर्स। दिस एप्लीकेशन इंक्लूड द नंबर ऑफ शेयर दे विश टू परचेज एंड द प्राइस। इसमें क्या क्या लिखा होता है? एक तो प्राइस, कितना रुपए में खरीदेगा, और दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स वो लोग खरीदेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आ चुका है, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया पॉइंट नंबर ई में। अब कंपनी डिसाइड करता है कि शेयर इशू करना है या फिर नहीं। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को शेयर कंपनी इशू ना भी करे, हो सकता है उनका एप्लीकेशन ठीक नहीं था,
या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, हम 10,000 शेयर का एडवर्टाइजमेंट निकाले थे, पब्लिक आ गया 20,000 खरीदने, तो हम 20,000 शेयर तो नहीं दे पाएंगे, 10,000 दे पाएंगे, तो हम 10,000 शेयर देंगे और बाकी 10,000 को मना करेंगे। ठीक है, तो ये है अलॉटमेंट डिसीजन, किसको शेयर देना है और किसको मना करना है। Once the subscription period closes, the company's board of directors reviews the applications and decisions and decides how many shares will be allotted to each individual. किसको कितना शेयर देना है वो लोग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, शेयर एलोकेट होने के बाद, शेयर अलॉट होने के बाद शेयर सर्टिफिकेट्स मिलता है। ठीक है, allotment letters are sent successful applicants confirming the number of shares allotted to them and the payment details. तो allotment letters भेजते हैं जहां पे हम पब्लिक को बताते हैं कि हम तुमको इतना शेयर इशू किए और उसका इतना रुपए बनता है, तुम इतना रुपए और डिपॉजिट कर देना। क्लियर है ये? और जिनका हम रिजेक्ट करते हैं उनको भी लेटर भेजते हैं कि तुमको शेयर नहीं मिल पाया, लेटर ऑफ रिग्रेट भेजते हैं कि हमको बहुत दुख है कि हम तुमको शेयर नहीं दे पाए, और उनको उनका पैसा हम वापस कर देंगे। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट आता है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर का मतलब होता है कैंसलेशन। जो शेयर्स हम इश्यू किए हैं अगर उसको हम कैंसिल करते हैं तो उसको बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अब फोरफीचर क्यों होता है? अगर कोई शेयर होल्डर हमको पेमेंट नहीं कर रहा है इंस्टॉलमेंट्स का, इंस्टॉलमेंट्स को क्या बोलते हैं? पहला इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन बोलते हैं, थोड़ा अकाउंट्स में पढ़े भी होंगे। सेकेंड को अलॉटमेंट बोलते हैं और उसके बाद कॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कोई एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट नहीं दे रहा, कॉल्स नहीं दे रहा, तो हम शेयर्स फोरफिट करेंगे उसका। या कोई एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, कॉल्स नहीं दे रहा, तो भी हम उसका शेयर्स फोरफिट करेंगे। तो जनरली शेयर्स फोरफिट होता है ड्यू टू नॉन पेमेंट, पैसा ना देने की वजह से शेयर्स फोरफिट होता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, कंपनी का आर्टिकल्स जो है कोई और ग्राउंड्स भी लिख सकता है कि और कौन कौन से केसेस में कंपनी शेयर्स फोरफिट कर सकता है। तो नॉन पेमेंट सबसे फेमस रीजन है फोरफीचर का, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन पेमेंट एक लौता रीजन है, और कोई भी रीजन हो सकता है फोरफीचर ऑफ शेयर्स का। जब ये शेयर्स फोरफिट होता है, जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका था वो पैसा और हम वापस नहीं करते। क्लियर है? जैसे एप्लीकेशन का पैसा मिला था, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला, तो हम शेयर फोरफिट तो करेंगे लेकिन एप्लीकेशन का पैसा वापस नहीं करेंगे। क्लियर है? देखना, इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे the allotment money or call money or any part thereof due on the shares held by him, his shares may be forfeited. अगर पैसा नहीं देगा तो शेयर कैंसिल हो जाएगा by a resolution of the board of directors if the articles empower it to do so. अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है तो, और आर्टिकल में लिखा हुआ रहता ही है कि पैसा नहीं दोगे तो शेयर कैंसिल होगा। Thus, forfeiture of share means confiscation, मतलब cancellation of shares of a defaulting shareholder for non-payment of allotment money or call money. When shares are forfeited, the amount already paid, जो पैसा already मिल चुका था, वो पैसा हम वापस नहीं करते, is not refunded to him. His name is removed from the रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। खाली नाम हटा देते हैं, अब वो मेंबर नहीं रहा, लेकिन हम उसको उसका पैसा वापस नहीं करते। ही इज ऑल्सो लायबल एज अ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होता है थोड़ा बता देता हूं। जब भी कंपनी बंद होता है, सबसे पहले कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनका अनलिमिटेड मतलब उनका लिमिटेड लाइबिलिटी है, वो लोग जितना पैसा लगाए हैं उतना पैसा उनका डूब जाएगा। राइट? तो ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वो हैं, इनको बोलते हैं लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, अब अगर लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी से
पूरा डेट क्लियर नहीं होता है, कंपनी अपने सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाता है, तो फिर जो हमारे पास्ट शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे पुराने शेयर होल्डर्स हैं, उनसे भी कंपनी पैसा मांगेगा। इनको बोलते हैं लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब पास्ट मतलब कितना पास्ट तक, तो लास्ट 1 ईयर में, जो पिछला 1 साल के अंदर शेयर होल्डरशिप छोड़ा है, वो भी लायबल होगा। तो ये जो पास्ट शेयर होल्डर है, इनको बोलते हैं लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो ये जो फोरफीचर हो रहा है, अगर कंपनी 1 साल के अंदर बंद होगा, तो ये पर्सन भी लायबल होगा पैसा देने के लिए एज अ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, बाकी ये तो अकाउंट्स का टॉपिक है, पढ़ाया जाता है अकाउंट में, लिक्विडेशन वहां पे ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इफ द कंपनी इज ओन्ड अप विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर, द forfeiture is valid if the following conditions are satisfied। क्लियर है, तो लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी तो हो गया, अब forfeiture वैलिड है कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने से। क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहला, प्रोविजन इन द आर्टिकल्स में लिखा हुआ होना चाहिए, प्लस आर्टिकल में कोई और ग्राउंड भी लिखा हुआ हो सकता है अदर देन नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट तो एक रीजन है फोरफीचर का, और कोई भी रीजन हो सकता है फोरफीचर करने का। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन फोरफिट द शेयर्स इफ द आर्टिकल्स एम्पावर them to do so. In Naresh Chandra Sayal versus the Calcutta Stock Exchange Limited, it has been held that a company may, by its article, lawfully provide for grounds of forfeiture other than non-payment. तो नॉन पेमेंट को छोड़कर कोई और रीजन भी हो सकता है फोरफीचर करने का, अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट, नोटिस ऑफ फोरफीचर। जब भी हम फोरफीचर करेंगे, उससे पहले हम अपने शेयर होल्डर्स को नोटिस देंगे कि पैसा दे दो, पैसा नहीं दोगे तो शेयर फोरफिट होने वाला है। अगर फिर भी वो लोग पैसा नहीं देते हैं, तब हम उनका शेयर्स फोरफिट करेंगे। ठीक है, अ नोटिस मस्ट बी सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर रिक्वायरिंग पेमेंट ऑफ कॉल or installment as is unpaid together with interest accrued by a certain date. Table A provides that a period of at least 14 days, minimum 14 दिन का समय देंगे हम पेमेंट करने के लिए, must be served. The notice provides that, notice में लिखा हुआ रहेगा, if the payment is not made by the prescribed date, then the shares will be forfeited. क्लियर है ये? तो नोटिस देना जरूरी है, जिसमें लिखा हुआ रहेगा भैया पैसा दे दो, पैसा नहीं दोगे 14 दिन के अंदर तुम्हारा शेयर फोरफिट हो जाएगा। क्लियर है, तो मिनिमम 14 दिन पहले बताना जरूरी है फोरफीचर से कि पैसा दो वरना शेयर फोरफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ द नोटिस दैट डज नॉट पे द अनपेड अमाउंट, अगर फिर भी पैसा नहीं मिलता है, in respect of such notice has been given may be forfeited by a resolution of the board of directors। तो अगर नोटिस देने के बाद भी प्रेस्क्राइब डेट तक पैसा नहीं देता है शेयर होल्डर, तब कंपनी अपने मीटिंग्स में रेजोल्यूशन पास करेगा, जिससे कंपनी वो शेयर्स को फोरफिट करेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉल्स ऑन शेयर्स। कॉल का मतलब कुछ नहीं है, इंस्टॉलमेंट। जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, और उसके बाद का सारा इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं कॉल्स। ठीक है, देखना, समटाइम अ कंपनी डज नॉट डिमांड द फुल अमाउंट ऑफ द नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर एंड द प्रीमियम इफ एनी ऑन दो शेयर इन लम्प सम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड इंस्टेड डिमांड्स इट इन इंस्टॉलमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो एक बार में पैसा नहीं मांगकर कंपनी कई बार इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगता है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है, पहला इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरे को बोलते हैं अलॉटमेंट, और उसके बाद सारे इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं कॉल। थर्ड इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट कॉल, उसके बाद भी इंस्टॉलमेंट है तो सेकेंड कॉल, उसके बाद भी इंस्टॉलमेंट है तो थर्ड कॉल,
ऐसे कॉल ही रहेगा सारे इंस्टॉलमेंट का नाम। द वर्ड कॉल मीन्स कॉलिंग फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन द शेयर। कॉल का मतलब ही है पैसा मांगना, ठीक है। अब क्या क्या जरूरी है एक सही कॉल करने के लिए? व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉल? सबसे पहला, रेजोल्यूशन पास होगा मीटिंग में। द कॉल मस्ट बी मेड बाय अ रेजोल्यूशन of the board of directors. The resolution must be passed by a duly convened and constituted meeting of the board of directors. तो एक मीटिंग किया जाएगा और उस मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स। A call must be made in accordance with the provision of the articles of the company. If the articles are silent, table F would be followed. तो आर्टिकल के हिसाब से हम करेंगे कॉल्स, और अगर आर्टिकल नहीं है तो मॉडल आर्टिकल फॉलो करेंगे जो टेबल एफ में दिया हुआ है। तो पहला हो गया रेजोल्यूशन, दूसरा हो गया एज पर आर्टिकल्स, तीसरा यूनिफॉर्म बेसिस। यूनिफॉर्म का मतलब है कि सारे शेयर्स में हम पैसा मांगेंगे कॉल का। ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ लोगों से पैसा मांगे कुछ लोगों से पैसा नहीं मांगे, ऐसा नहीं कर सकते। अगर सेम टाइप ऑफ शेयर है तो सबसे एक साथ पैसा मांगा जाएगा। Section 49 provides that call must be made on a uniform basis on all shares falling under the same class. अगर same type of share है तो एक साथ सबसे पैसा मांगेंगे। Bonafide, पैसा मांग रहे हैं in the best interest of the company. Bonafide मतलब best interest of the company. ऐसा नहीं कि हमको पैसे का जरूरत नहीं है फिर भी हम पैसा मांग रहे हैं। Bonafide का मतलब कंपनी को सच में पैसे का जरूरत है और तभी कंपनी पैसा मांग रहा है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। एंड लास्ट, टाइम एंड प्लेस बताएंगे पेमेंट का, कब पैसा देना है, कितना देना है, कैसे पेमेंट करना है, ये सब डिटेल बताएंगे शेयर होल्डर्स को। टाइम एंड प्लेस ऑफ पेमेंट मस्ट बी स्पेसिफाइड इधर बाय अ बोर्ड रेजोल्यूशन और बाय अ फिक्स्ड सेपरेटली बाय डायरेक्टर्स विदाउट अ फॉर्मल रेजोल्यूशन। तो टाइम, प्लेस, कैसे पेमेंट करेंगे, ये सब या तो मीटिंग में डिसाइड होगा या बाद में डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। तो ये सब हो गया कॉल कैसे किया जाएगा। क्लियर है? तो टोटल 3 टॉपिक हम पढ़े। सबसे पहला अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है, दूसरा फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, और तीसरा कॉल ऑन शेयर्स क्या होता है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कुछ और टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे इसी यूनिट के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। कमेंट में जरूर से बताना वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हमको और मोटिवेशन मिलेगा, हम और वीडियोस बना पाएंगे उसके वजह से। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन ओपन है, तुम कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं पर्सनली उसको देख रहा हूं और जरूर वहां पे तुमको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।